law schools में what I'm observed is that they tend to be very strict about the attendance. We are missing out on internships. We are missing out on practical exposure. एक बार जब लास्ट ईयर बचता है आपका तब आपको एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए, वो एक टाइम पीरियड जिसमें आप इंटर्नशिप्स का दें। लोग कहते हैं कि as lawyers we are doing a very unethical thing, like we are defending dreaded criminals, we are getting them paid. See, if we talk about this topic, then it will be very controversial. हमें रेंट भी मैनेज करना है, फूड भी मैनेज करना है, देन भी ट्रैवल भी मैनेज करना है, सारी चीजें हमें खुद मैनेज करनी है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अपनी प्रैक्टिस भी मैनेज करनी है। सो फाइनेंशियल प्रेशर को आप कैसे इनिशियली मैनेज करते हो? जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस, तो आपको पैसे की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैब से जाना है तो आप कैब से न जाके, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो आप मेट्रो से ट्रेवल कीजिए, ठीक है, ऑटो से ट्रेवल कर लीजिए, अपने सारे काम खुद करिए, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक, क्योंकि तब आपको स्ट्रगल देखोगे। आई हैव सीन मेनी यंग लॉयर्स जो अपनी सीधा प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस प्रैक्टिस? इज इट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन और इज इट नॉट? जी, और ऐसे बहुत से फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स भी देखे हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, लेकिन जब उनसे हम बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं तो उन्हें वो चीज़ नहीं पता होती। हमने आसी पड़ोसी से, अपने पेरेंट्स से अक्सर ये सुना है कि जो कुछ नहीं करता वो LLB करता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐसा है कि इट इज अ मिथ। A very warm welcome to another very special episode of Adalat Diaries, a podcast where we discuss law, where we discuss life and everything in between. The theme for today's podcast is the nuances of shifting the practice to independent litigation, especially for the first generation lawyers. The kind of challenges that we are facing, the kind of struggles that we are confronting, we are going to cover everything in this podcast. Today we have Mayank Chaudhary sir and Kritika Katoch ma'am. Thank you so much for sparing the time for our viewers today. Starting from the law school, ma'am, what I have observed is that the kind of curriculum that has been designed, the kind of syllabus that is being taught to us, is completely different from the experience that we are getting in the field. When we move out for internships, at that point we tend to realize कि college में हमें कुछ और ही पढ़ा रहे थे, practically कुछ और ही है, right? So how do you see this and what reforms do you suggest in the legal education? ओके, सो जब हम लॉ स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास जो सिलेबस होता है बेसिकली वो बहुत कन्फाइंड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज आईपीसी पढ़ा, ठीक है, तो आपके जो टीचर्स है वो आपको समझाएंगे कि आईपीसी के ये प्रोविजंस है, जो कि अब बीएनएस हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता है कि उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा। जब प्रोसीजर की बात करेंगे तो उसके लिए हमें किस पे जंप इन करना पड़ेगा? सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं रियल प्रैक्टिस के अंदर। तो जब हम वहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पता है आईपीसी का ये प्रोविजन है बेसिकली, बट हमें ये नहीं समझ आता ये प्रोसीजर चल कैसे रहा है, ठीक है। तो हमें लॉ स्कूल्स में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। ड्राफ्टिंग की जब हम बात करें वो भी आपको लॉ स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। वो भी आप रियल लाइफ में जब जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। फिर आपने जैसे इंटर्नशिप्स की बात करी, तो मैंने देखा बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि आप इंटर्नशिप्स में जाएं एंड ये सब करें। बट आई एम टेलिंग यू कि इंटर्नशिप्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लिटिगेशन की फील्ड में, बिकॉज आपको वहां पे सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एडवोकेट के पास जा रहे हैं, आप किसी सीनियर एडवोकेट के पास जा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे काम सीख रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो पढ़ा है लॉ स्कूल में, आप उसकी एप्लीकेशन जान पाएंगे बेसिकली जब आप जाएंगे किसी भी एडवोकेट के पास। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो जब आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि लिटिगेशन है क्या एक्चुअल में। ओके, सो व्हाट यू आर एसेंशियली सजेस्टिंग इज कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्कुल, लाइक लॉ स्कूल में हमने बीएनएस पढ़ लिया, ओके, देन अगले सेमेस्टर में हमने बीएनएसएस पढ़ लिया, राइट। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड इज कि हमें दोनों के कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई करने हैं। बिल्कुल, there is a crime happening under BNS, but the procedure is enshrined under BNSS. Right. So there has to be a connectivity between all the subjects, which is missing in the legal education that is being imparted. BSA भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एविडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, Exactly. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Exactly. तो अब स्टूडेंट्स को ना इन सब चीजों को समझ नहीं आ रहा।
फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसअप्रूव्ड Exactly. नहीं पता उन्हें। और ये सब चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिलेंगी? जब आप रियल कोर्ट की प्रैक्टिस देखेंगे ना, वो आपको तब समझ आएगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है। Exactly. ठीक है। और आपको लॉ स्कूल्स में ये भी नहीं समझाया जाएगा कि आपको इस प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन के साथ कैसे रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अब बात करते हैं कि हिंदू लॉ की बात करते हैं हम, तो इसमें अगर कोई भी डाइवोर्स केस चल रहा है बेसिकली, तो बच्चों को लगेगा कि हमें यहाँ पे 24, 25, ठीक है, यही प्रोविजंस होंगे। बट नहीं, यहाँ पे हम 125 में भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर आपको कस्टडी के बारे में भी देखना पड़ेगा, तो हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो हमें यहाँ पे हर चीजों को कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे ह्यूमन ब्रेन की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और ये एप्लीकेशन कहाँ सीखेंगे आप? कोर्ट में Internships जाके। में, courts में, real life practice में. बिल्कुल। Okay, ma'am. Another thing, ma'am, law schools में what I have observed is that they tend to be very strict about the attendance. Okay. Right. Especially in my university, they are very strict. Even the honorable courts have laid down that there has to be a degree of professionalism when you are pursuing a professional course like the Bachelor's of Law. So how do you view this? Because when the attendance criteria is mandatory, what we are missing out is we are missing out on internships. We are missing out on practical exposure. So how do you see this? How do we need to balance this both the things, the internships and the attendance criteria? See, this is a very important thing which you are discussing right now. कि ये बहुत दिक्कत आती है कि आप इंटर्नशिप्स करोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास समर ब्रेक आ रहा है। ठीक है। आपका समर ब्रेक होता है ज्यादा से ज्यादा 1.5 मंथ का। ठीक है। उसमें आप उतनी चीजें नहीं सीख पाते हो। ठीक है। बट फिर भी आप इनिशियली ऐसे स्टार्ट करो, और उसके बाद जब लास्ट ईयर बचता है आपका, तब आपको एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए। वो एक टाइम पीरियड जिसमें आप इंटर्नशिप्स का देखें पूरा। ठीक है। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। तभी आप ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में आ पाओगे। Exactly. So initial years जो हमारे LLB के like the first year and the second year में भी, वहाँ पे हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं। बिल्कुल। We are learning the law from the very beginning. तो वहाँ पे तो इंटर्नशिप में हमें सीखने का एक्सपोजर उतना नहीं मिलेगा, but at that point the attendance should be compulsory. बिल्कुल। But when we are in the final year, we are on the launch pad to enter the profession. उस टाइम पे तो there has to be some relaxation with regards to attendance. Yeah, there should be relaxation. तभी आप मतलब ज्यादा ढंग से हर चीजें सीख पाएंगे। Okay. Coming to you, sir. हमने आसी पड़ोसी से, अपने पेरेंट्स से अक्सर ये सुना है कि जो कुछ नहीं करता वो LLB करता है. How do you view this and how do you respond to this? First of all, Dipansh, thank you so much for inviting me in this podcast. It's my pleasure, sir. I have seen many podcasts. और एक पॉडकास्ट को लेके कंसेप्ट शुरू से चलता है कि हम एक सीनियर को बुलाएंगे, बट आपका कंसेप्ट काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रेजेंट जनरेशन को आपने पॉडकास्ट में रखा, ताकि आपको एक प्रेजेंट सिनेरियोज जो है उससे आप अवेयर हो पाओ। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन की, को जो कुछ भी नहीं करता वो वकालत कर लेता है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐसा है कि इट इज अ मिथ। Okay. बिकॉज एक ट्रेंड चलता है, हर टाइम के हिसाब से ट्रेंड चेंज होता है। Yeah. तो जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो एडवोकेसी का है, Okay. लिटिगेशन का है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का है। Okay. वैसे ही एक ट्रेंड आएगा जब सब लोग इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे, हर कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है। वैसे ही प्रेजेंट जो ट्रेंड है वो एक डिफरेंस लाया है कि अब सब किसी को लॉ करना है, क्योंकि लॉ इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड सेकेंडली एक पावर फील होती है आपको एडवोकेट बनने के बाद। Exactly. वो एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर है हमारे प्रोफेशन का। तो वैसा नहीं है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो लॉ कर लेता है। This is a misconception in the society. वेरी बिग मिसकंसेप्शन। Exactly. बिकॉज क्योंकि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि आपको एवर लास्टिंग मतलब लाइफ लॉन्ग ही आपको पढ़ते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटर्न है आप तब भी पढ़ाई कर रहे हैं, देन आप एसोसिएट हैं तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। Exactly. उसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस ही पढ़ाई ही कर रहे हैं। Exactly. तो जो पढ़ाई से हमारा कनेक्टिविटी है वो लाइफ लॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत इजी प्रोफेशन है। Exactly. अब जो लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो LLB करते हैं, उनके मन में मिसकंसेप्शन यही है कि LLB बहुत इजी है, बट द ट्रूथ इज कि हमें लाइफ लॉन्ग पढ़ते ही रहना है और अपने आप को Absolutely. अपडेट भी रखना है। लाइक द न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग, AI आ गया,
राइट, सो देयर आर लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर्स, Yes. नए नए तरीके आ रहे हैं रिसर्च के, तो आपको उनसे भी अपडेटेड रहना है. कोर्ट्स वर्चुअल हो गए हैं, आपको अपडेट रहना है उन सब चीजों से, उन सब चीजों को हैंडल करना है आपको. राइट. अनदर मिसकंसेप्शन इज कि लोग कहते हैं कि एज लॉयर्स वी आर डूइंग अ वेरी अनएथिकल थिंग, लाइक वी आर डिफेंडिंग dreaded criminals, we are getting them bail, we are getting remissions from the courts. Right. So how do you view this? Are we doing something unethical? See, if we talk about this topic, then it will be very controversial. Okay. But इसमें हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. Okay. एज एन एडवोकेट, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सर्विस. Okay. Not a service, but it is a kind of service. Hmm. And if you are providing the same, तो आपको उस चीज को मेंटेन रखने के लिए अपने क्लाइंट का फेवर करना पड़ेगा. Exactly. चाहे वो एक्यूज्ड हो, Hmm. चाहे वो विक्टिम हो, Hmm. आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, Exactly. इक्वली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. Exactly. क्योंकि एट द एंड आपको रिलीफ लेना है अपने क्लाइंट के लिए, राइट? Now, even if you are defending an accused, even if he is the offender, या then too, अगर आप उसे रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? यस, राइट. सो रिप्रेजेंटेशन इज अ मस्ट, एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस हमारे हाथ में नहीं है. बिल्कुल. We are in the front of the bench. We are not on the bench. So कोई भी रेमेडी लेस नहीं रहना चाहिए. Exactly. बेसिकली exactly. So that is the domain of the judges to decide what the justice says. We are just representing our clients. Another question, ma'am. As first generation lawyers, हमारे मन में एक डायलेमा होता है, पेरेंट्स के मन में डायलेमा होता है, हमारे रिलेटिव्स के मन में डायलेमा होता है कि वंस आपकी एलएलबी पूरी हो गई, आपके हाथ में डिग्री आ गई, नाउ यू हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, आपका बाहर में एनरोलमेंट भी हो गया, राइट. आप स्टार्ट कैसे करते हो उस प्रैक्टिस को? आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? आपके कनेक्शंस कैसे बनेंगे? राइट. सो दिस डिलेमा इज अ वेरी बिग डिलेमा, स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स लाइक अस. तो आपने इसको कैसे डील किया था बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और व्हाट डू यू सजेस्ट टू एस्पायरिंग लॉयर्स? तो जैसे आपने ये बात किया कि बहुत डायलेमा में रहते हैं सब बच्चे कि अब क्या किया जाए, है ना. तो जब आप लॉ स्कूल में एंटर करते हो ना, और आप इंटर्नशिप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो सब कुछ, तो आपको तब से एक चीज समझ आने लगती है कि आपको जाना किस तरफ है. ठीक है. बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं आपके लिए आफ्टर आप अपनी लॉ खत्म करते हो. जैसे आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो शुरू. ठीक है. कुछ लोग सीनियर्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. और कुछ लोग जुडिशरी के लिए जाते हैं. बहुत सारे बच्चे आजकल जुडिशरी के लिए जा रहे हैं देखा जाए तो. और आपके पास कॉर्पोरेट भी आता है. ठीक है. अब इसमें देखो, जैसे जिस इंसान के पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है बेसिकली, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. Okay. ठीक है. वो भी आफ्टर ज्वाइनिंग अ सीनियर. ओके. ठीक है. क्योंकि आपको एक सीनियर ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रोसेस में. आपको कुछ आता नहीं है इनिशियली. Exactly. ठीक है. तो आपको सिखाएंगे सब चीजें. इफ यू रियली वांट टू डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ना, आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए. Exactly. ठीक है. बी थ्योरेटिकल नॉलेज, बी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको हर चीज की, मतलब मैं स्टार्टिंग से एक चीज कहती हूँ, कॉम्बिनेशन आना चाहिए हर चीज में. ठीक है. कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है. और अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. वो आपको आफ्टर आपका लॉ स्कूल खत्म होता है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. Okay. और जो जुडिशरी करना चाहते हैं उनका स्टार्टिंग से ही क्लियर रहता है कि उन्हें जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, बिकॉज वो उनका पढ़ाई में ही होता है. वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. Okay. तो हर किसी को अपना जो गोल है, जो एम है, वो इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा इस फील्ड Okay. में. ठीक है. अगर आप बाद में, अब मानो आपका भी कॉलेज खत्म हो रहा है, आप अचानक से सोच रहे हो कि अब मुझे ना ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, ऐसी चीजें वो काम नहीं करती. Okay. ठीक है. हमारे प्रोफेशन में हमें बहुत सोचना है, और सोच समझ के, क्योंकि अगर आप एक वकील है, आप एक बढ़िया वकील बनना चाहते हैं, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे सोच रहे हैं, आपका माइंड कितना इनोवेटिव है, ये सब चीजें देखी जाए. Exactly. ठीक है. अब आप अब्रप्टली चीजें डिसाइड कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके. एक वकील तो ऐसा नहीं होता ना, वो सोच समझ के सारे काम पहले से करता प्री है. प्लानिंग के साथ हॉर्स फोकस की तरह हो सकता है. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो इस फील्ड में ऐसे ही चलना पड़ेगा. Okay. अगर आप ऐसे चलोगे, प्रोसीजर को फॉलो करोगे, तभी यू विल एक्सेल इन दिस फील्ड. Okay. Yes, really insightful, मैम, कि हमें फोकस पहले से ही मेंटेन करके रखना है. बिल्कुल. राइट फ्रॉम द डे वी एंटर आवर लॉ स्कूल, बिल्कुल. हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली करना करना है. क्या है. जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में तो क्लियर होता है पहले से. बिल्कुल. ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनके साथ जो
प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं, right? वही मैंने आपको बताया ना कि जिनको तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, हाँ। ठीक है, वो तो कर सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। वो पहले सीनियर को ज्वाइन करें, Exactly. ठीक है, और उनसे काम सीखें, उसके बाद दे कैन गेट इनटू प्रैक्टिस एनी टाइम। Okay. बट अब बात कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो लोग तो सीधे कॉर्पोरेट में जाते हैं। और मैं यहाँ पे एक आपको बात बताऊं, मैं जानती हूँ कि वो जो लोग सीधे कॉर्पोरेट में चले जाते हैं ना, दे आर ब्रिलियंट माइंड्स, Okay. बट ड्यू टू दिस फाइनेंस प्रॉब्लम ना, वो ब्रिलियंट माइंड उधर जा रहे हैं हाँ, सारे divert के हो सारे। जाता है। सारी। Okay. तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हमारा इस प्रोफेशन में जितना ज्यादा बढ़िया इनोवेटिव माइंड होगा एक बच्चों का, क्योंकि कहते हैं कि जो न्यू यंग जनरेशन है उनके Yeah. एनर्जी लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, Exactly. है ना, तो वो काम कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बट वो अपना फिर पूरा का पूरा फ्यूचर ही एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं, Okay. ठीक है, कॉर्पोरेट में जाके। तो मेरे अकॉर्डिंगली उनको भी आना चाहिए, अगर उनके अंदर ये जील है करने की, दे वांट टू बी इन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। That's really insightful, man. Okay, coming back to you, sir. We are first generation lawyers. तो होता क्या है कि we do not come from advocate families. We are not coming from families with some judicial backgrounds. So the question is कि हमारे पास mentorship की बहुत एक कमी होती है ना, सीनियर नहीं होता हमारे पास, और mentorship इस प्रोफेशन में इज आवर ब्रेड एंड बटर। बिना mentorship के हम सर्वाइव नहीं कर सकते इस प्रोफेशन में। So what is the ideal way of finding a right senior? आपने इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया था अपने लॉ स्कूल टाइम में, या फिर जब आप प्रैक्टिस में आ गए थे? एंड एक आइडियली लॉ स्टूडेंट को कैसे मूव करना चाहिए टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम? सी एज एन एडवोकेट जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो फर्स्ट चीज आप क्या करते हैं, एक सीनियर ढूंढते हैं। Exactly. फाइंडिंग अ राइट सीनियर एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे जो आप काम सीखेंगे वही आप लाइफ लॉन्ग उसी चीज को अपने साथ लेकर चलेंगे। तो सही टाइम पे सही सीनियर का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने सीनियर को ढूंढने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ एडवोकेट्स, यू विल फाइंड सो मेनी एडवोकेट्स, ओके, सीनियर, डेजिग्नेटेड सीनियर, इन कॉर्पोरेट, XYZ, in any field. ओके, But you have to decide your area of practice first. ओके, कि आपको अपीलेट कोर्ट्स में काम करना है या आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करना है और आपको एपेक्स कोर्ट में काम करना है। ओके, तो जब आपके माइंड में एक फिगर रेडी हो जाएगा कि आपको इस ज्यूरिसडिक्शन में, इस एरिया ऑफ प्रैक्टिस में, इसी फील्ड में काम करना है, देन आपके माइंड में एक सीनियर की इमेज बनेगी। ओके, देन यू विल नो कि आपको किस तरह का सीनियर चाहिए, ओके, कि वो मुझे किस तरीके का काम देंगे और मैं उनसे क्या सीखूंगा और मैं अपना इनपुट देके उन्हें क्या आउटपुट दूंगा। ओके, बिकॉज एट द इनिशियल स्टेज नो वन गोज टू पे यू। क्यों? बिकॉज आप इंटर्न हैं ओके, या फिर आप नए नए एडवोकेट बने हैं, जस्ट आप अभी एनरोल हुए हैं, ओके, तो आपको काम उतना नहीं आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है। एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली आप एक काम सीखोगे और एक काम सीखने के लिए आपको एक सीनियर लगेंगे। सीनियर आपको काम क्यों सिखाएंगे और आपको वो पैसा क्यों देंगे? अगर आपको कुछ आएगा तो वो ऑब्वियसली आपको पे करेंगे। ओके, बट आपको इनिशियल स्टेज पे इतने ज्यादा सीनियर से मिलना है कि फॉर एग्जांपल 30 डेज में आप एटलीस्ट 15 सीनियर से मिल रहे हो, ओके, उनसे बात कर रहे हो, एक दिन उनके साथ रह के उनका काम देख रहे हो, ओके, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको किस फील्ड में जाना है और सामने वाले सीनियर का क्या एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। जब आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू आर इजी टू गो। ओके, तो आप काम भी सीखोगे, उसे एंजॉय भी करोगे और आप उस चीज को आगे जाके एग्जीक्यूट भी करोगे एग्जैक्टली, एट द टाइम ऑफ योर इंडिविजुअल प्रैक्टिस। एग्जैक्टली सर। सर आपने पहले, आपको 4 साल हो गए एनरोल किए हुए, आपने पहले सीनियर के साथ भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने स्विच किया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। तो आपने वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया था कि नाउ इट्स द राइट टाइम, कि नाउ यू नीड टू टेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस? वो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? Determining the right time to switch to the independent practice is totally depends upon you. ओके, Why? Because आप किस चीज को करने के लिए कब रेडी है वो आप ही डिसाइड करेंगे। ओके, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप सेपरेटली, इंडिविजुअली, ऑन योर ओन अपने केसेस को हैंडल कर सकते हैं,
then you can go for the independent practice. Okay. बट उसका भी एक राइट टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं इस चीज में कि मैंने काम सीख लिया देन अब मुझे जाना है, इंडिपेंडेंट बनना है. Okay. लेकिन इंडिपेंडेंट बनना बहुत इजी नहीं है. एज एन प्रैक्टिशनर हम ये चीज फेस करते हैं, हमें डेली कुछ नई चीज सीखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ माई लिटिगेशन ओनली. मुझे अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में. Okay. और हर जगह का ट्रेडिशन, हर जगह का कल्चर अलग होता है. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करते हैं और किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रैक्टिस करते हैं और वहां से आप निकल के बाहर जा रहे हैं, तो आपको एकदम नया एक्सपोजर मिलेगा. Exactly. नई लैंग्वेज मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, इवन जजेस का ओपिनियन भी डिफरेंट मिलेगा. Okay. तो उस चीज से टैकल करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना है. Okay. अगर आप लिमिट कर देंगे कि मैं इधर ही काम करूंगा, देन इट विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू. Okay. बिकॉज एज एन इनिशियल एडवोकेट आपको हर चीज का एक्सपोजर होना चाहिए, वेदर इट इज कंपनी लॉ, वेदर इट इज क्रिमिनल लॉ और फैमिली मैटर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, एनीथिंग. Okay. आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, चाहे कम हो लेकिन होना चाहिए. Exactly. Now another thing what I am experiencing is कि I have seen many young lawyers जो अपनी सीधा practice सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं. Yes. They are not going for trial courts. They are not going for the appellate courts. Directly to the Supreme Court. So how do you see this practice? Is it beneficial in the long run or is it not? Personally, my opinion is that क्योंकि मैं भी 1-2 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने के बाद डायरेक्टली अपीलेट कोर्ट्स में आ गया था. Okay. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे ये कहता है कि आपको एटलीस्ट अपने ट्रायल्स का पता होना चाहिए कि बेसिक क्या चीज है. Okay. क्योंकि जब तक आपको रूट्स का ही नहीं पता होगा तो आप डायरेक्ट अपीलेट कोर्ट्स में कैसे जाएंगे. Exactly. और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं जी, और ऐसे बहुत से फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स भी देखे हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं. Okay. लेकिन जब उनसे हम बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं तो उन्हें वो चीज नहीं पता होता. Yes. तो वो चीज पता होना उतना ही जरूरी है कि आप अगर इस फील्ड में हैं, क्योंकि आप, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉलेज इज द की. और नॉलेज आपको तब आएगी जब आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करोगे, Exactly. नॉट फ्रॉम दी टॉप. राइट. तो ट्रायल कोर्ट्स में जाना, ट्रायल कोर्ट्स का एक्सपोजर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. एटलीस्ट 1 to 2 years आपको वहां काम करना चाहिए. फील्ड में क्या काम होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं कोर्ट के, Okay. वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay. क्योंकि नॉर्मली हम कोर्ट में जाते हैं, हमें दिखता है कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जजेस ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस है. बट फील्ड में जब आप जाओगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप फाइलिंग कैसे करते हैं, Exactly. कहाँ पे कितने रुपए की कितनी कोर्ट फीस फाइल होती है, Exactly. वेलफेयर टिकट कितने की लगती है, वेलफेयर टिकट कहाँ से परचेज करनी होती है, कोर्ट फीस कहाँ से परचेज करनी होती है, एफिडेविट कहाँ से नोटराइज होगा. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप ट्रायल कोर्ट से सीखोगे, ना कि अपीलेट कोर्ट से. Okay. अपीलेट कोर्ट से भी आप सीखोगे, लेकिन जो लेवल उसका सीखने का होगा ना, वो ट्रायल कोर्ट ही आपको सिखा पाएगा. Okay. So that's where the case starts from. And Yes. that's right. In a criminal matter, you are starting from the directly FIR. यस. अगर आप सीधा एपेक्स कोर्ट में हो तो आप सीधा SLP पे जा रहे हो, Yes. रेपिटेशन पे जा रहे हो, तो वहां पे लर्निंग आउटकम आपका कम हो जाता है. एब्सोल्युटली. सर आपने इंटरस्टेट भी प्रैक्टिस किया, यू आर प्रैक्टिसिंग बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली. तो आपने कोई प्रैक्टिस में चेंज देखा क्या? प्रैक्टिस यूनिफॉर्म है अक्रॉस इंडिया और इट डिफर्स? इट इज वेरी डिफरेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया. ओके. व्हाई? बिकॉज आप हर जगह पे एक अलग प्रोफेशन है, एक अलग ट्रेडिशन है, ओके. और जहाँ के लोग जैसे होंगे वही ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे. एक अलग कल्चर हर जगह का मेंटेन्ड है. ओके. फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, देयर इज अ टोटल डिफरेंट कल्चर. इफ यू गो टू महाराष्ट्र यू विल फाइंड पीपल आर टोटली डिफरेंट. ओके. वैसे ही अगर आप वहां की कोर्ट्स में जाओगे तो वही सेम कल्चर कोर्ट में भी फॉलो किया जा रहा है. ओके. वहां की बेसिक लैंग्वेज, यहाँ पे हमारा हरियाणा में और दिल्ली एनसीआर में इंग्लिश एंड हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज. बट इफ यू ट्रेवल टू अनदर स्टेट, वहां पे उनका लोकल लैंग्वेज बोला जाएगा, Okay. लाइक मराठी, कन्नड़. राइट. तो अगर आप डिफरेंट सिटीज में ट्रेवल करते हैं तो आपको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा. वहां के एडवोकेट से आप बात करेंगे, ओके. उनके बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका. एग्जैक्टली. अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल इस चीज में ये देना चाहूंगा. मैंने अभी एक महाराष्ट्र की एक कोर्ट में ट्रेवल किया. तो Okay. वहां पे जनरली मैं बैठ के अपना वकालतनामा फाइल करने के लिए रेडी कर रहा था.
और एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन रेडी कर रहा था. Okay. So I was just working on my laptop and preparing my application. Then an advocate came to me. He told me कि आपका काम करने का तरीका सर बिल्कुल अलग है. आप बाहर से आए हैं? Yes. मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ सर. कह रहे हैं सर मुझे ना देख के पता लग गया था कि आप बाहर से आए हैं. तो इससे ये पता लगता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आपका एक काम करने का अपना ही तरीका होता है. Okay. और उस तरीके को आप लेकर किसी भी नई जगह पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लोग पहचानेंगे वहां पे. Okay. यार इवन दी जज भी आपको पहचान जाएगा. आप बाहर से आओगे. Okay. यार सर तो क्या अक्रॉस इंडिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी डिफरेंस होता है या वो यूनिफॉर्म है हमारा? सी वैसे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्कुल यूनिफॉर्म है. ओके. बट आप जब आप फील्ड में जाते हो ना तो चीज वो आपको रियलाइज होती है कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. ओके. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रोसीजर डिफरेंट है. ओके. फॉर एग्जांपल हमारे एनआईएफ के केसेस में इन दिल्ली एनसीआर यूजुअली क्या होता है, अगर इफ यू आर प्रेजेंटिंग एक्यूज्ड तो आपको एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करना होता है. Yeah. राइट. बट व्हेन आई ट्रेवल टू महाराष्ट्र, वहां पे जाके एक मुझे नया कंसेप्ट पता लगा. Judge has directed me to file a say. Say. Now I am wondering कि what is say? हाँ. क्योंकि वहां पे रिप्लाई को say बोला जाता है. ओके. और हमारे यहाँ रिप्लाई को रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई, रिटन आर्ग्यूमेंट्स ये सब बोला जाता है. Exactly. लेकिन वहां पे जैसे मुझे पता लगा कि एनआईएफ के केसेस में भी रिप्लाई आ रहा है, तो आई वाज लाइक कि इट इज अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ सिविल डिस्प्यूट. बट एनआईए इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल मैटर. या तो उस चीज से हमारे को ये मिलता है जानने को कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है प्रैक्टिस में और प्रोसीजर. लाइक वी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, सो हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है. बिल्कुल. Sometimes we are practicing in a city which is not our city of origin. So we are staying away from our families. हमें रेंट भी मैनेज करना है, फूड भी मैनेज करना है, देन वी ट्रैवल भी मैनेज करना है, सारी चीजें हमें खुद मैनेज करनी है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अपनी प्रैक्टिस भी मैनेज करनी है. सो फाइनेंशियल प्रेशर को आप कैसे इनिशियली मैनेज करते हो? आपने कैसे मैनेज किया था? लाइक सर सेड कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ही होगी. सो वी हैव टू प्रैक्टिस इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इनॉर्मसली हाई. वेरी हाई. सो हाउ डू वी टैकल दिस इशू? तो जैसे आपने फाइनेंशियल प्रेशर की बात करी है, तो इनिशियली जब हम किसी भी सीनियर को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट हम कब तक लेंगे उनसे वो पैसा, ठीक है. Exactly. तो यहीं पे हमें पता है क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस, तो आपको पैसे की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैब से जाना है तो आप कैब से न जाके, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो आप मेट्रो से ट्रेवल कीजिए, Okay. ठीक है, ऑटो से ट्रेवल कर लीजिए, अपने सारे काम खुद करिए, Okay. ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक, क्योंकि तब आप वो स्ट्रगल देखोगे. ओके. और जब आप वो स्ट्रगल देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है, ओके. ठीक है. You will tend to value money. वैल्यू मनी. इफ यू नो हाउ वैल्यूएबल इज मनी, तब आप जाके, और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि पैसा जो है ना वो आप कैसे कमा सकते हो. आप पैसा तब कमा सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, ठीक है. और हमारे प्रोफेशन में तो नॉलेज की कितनी जरूरत है, Exactly. ठीक है. आपको लॉस को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. इंटरप्रिटेशन आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी इंटरप्रिटेशन, ठीक है. आपको अगर आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, आप प्रोवाइजो छोड़ दे रहे हो उसका, ब्लंडर, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, आपको प्रोवाइजो भी पढ़ना है उसका. केसेस आपको प्रोवाइजो से ही मिल जाएंगे. बिल्कुल, ओके. ठीक है. और जैसे आपकी जो रिसेंट जजमेंट्स आती हैं, ठीक है, आपको वेल वर्स्ड रहना पड़ेगा उन सब चीजों से भी. तो जब आपके पास ये सब नॉलेज है ना, और आप किसी से काम सीख रहे हैं इनिशियली, तो तब आपको अपने फाइनेंसेस को क्या करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए. ओके. क्योंकि अगर आपने अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ये चीज सीख ली ना, तो आगे जाके आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी. बिकॉज आपको एक चीज बताती हूँ, आज आपके पास पैसा है फॉर एग्जाम्पल, कल को क्या पता ना हो, एग्जैक्टली. ठीक है. तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है. आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, तो आपको उसको, हर चीज को ये नहीं कि हमें बहुत ही एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ा के खर्च करने हैं, हमें उसको मिनिमम एक्सपेंसेस में हमें अपना काम करना है, Okay. ठीक है, चाहे आप कितने बड़े वकील क्यों ना बन जाए, ठीक है. राइट. राइट. अनदर थिंग मैम कि लाइक वी आर स्टूडेंट्स, सो हम जब 1 2 3 4 इंटर्नशिप कर लेते हैं, देन वी टेंड टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब हमें ड्राफ्टिंग आ गई है, हम रिसर्च कर लेते हैं एसएससी मनोपात्रा पे, देन हम फाइल्स को रीड कर लेते हैं, सिनॉप्सिस बना लेते हैं.
So then we start to expect कि now seniors will start paying us. तो हम paid internship की जाने की कोशिश करते हैं. But the reality is कि paid internship मिल नहीं पाती. Right? So how do you view this? Do you think that paid internship should be provided to interns or internship should be only meant for learning? What's your opinion on this? सी इनिशियली हमारी जो इंटर्नशिप्स होती है वो प्योरली उस चीज पे होनी चाहिए कि आप सीख क्या रहे हैं. Okay. ठीक है. और जैसे आपने कहा कि अब उनको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो जानते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे करनी है हमें. ठीक है. तो वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले वहां पे. ठीक है. तो मेरे अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर जब होता है लॉ स्टूडेंट्स का, उसमें दे कैन एक्सपेक्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 6,000 इतना, क्योंकि तब आप में ना अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो आप काम करना चाहेंगे. आप और बढ़िया तरीके से काम करेंगे. फिर वहां से आपको एक ऐसे पुश मिलेगा कि नहीं इस फील्ड में हमें कुछ करना है. ठीक है. तो जस्ट फॉर दैट पुश पर्पस लास्ट ईयर में मेरे अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए. So not from the starting. नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग. Ma'am, what we have seen is that in India, we are not allowed to solicit our work. We are not allowed to advertise. The rules do not allow us. But in the foreign countries, we have seen that big firms often place their advertisement on billboards, right? So it becomes even bigger problem for first generation lawyers since we are not able to get the clients. We are not able to solicit our work. So how do you view this practice? Is it beneficial for this profession or is it not? See, there are a lot of advocates in India में. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कोई अपनी एडवर्टीजमेंट करे पहली बार. ठीक है. और आपकी जो फेस वैल्यू है वो तब पता चलेगी जब आप कोर्ट में जाते हैं, आप अपीयर होते हैं कोर्ट में और अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाते हैं. ठीक है. वहां से आपकी जो फेस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट्स जनरेट करते हो बेसिकली. ठीक है. तो वो एडवर्टीजमेंट होती है जो क्लाइंट्स कर रहे हैं आपके लिए हमारे प्रोफेशन में. ठीक है. आप खुद से अपनी तारीफ नहीं कर सकते कि नहीं we are the best. You have to prove it first. ठीक है. This is my view. And one more thing, our profession is a noble profession. Exactly. है ना? So it's a noble profession when we talk about. So education line is also a noble profession. Medical profession is also a noble profession. Lawyers are also in a noble profession. But on the contrary, we are not allowed to advertise our work while the two other professions are allowed. So how do you see this contrast between these professions? Our profession is genuinely a noble profession. Okay. But other professions are also noble professions. But इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. Okay. और डिफरेंशिएट ऐसे करना पड़ेगा कि हमें इसे सेपरेटली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेसी इज नॉट लाइक अदर प्रोफेशंस. डॉक्टर एक अलग चीज है और वैसे ही एजुकेशन एक अलग चीज है और एक एडवोकेट अलग चीज है. बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ सर्विस. बट अदर प्रोफेशंस जो है वो एक तरह से हर किसी सेपरेट चीज की एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है. Okay. बट हम खुद को ऐसे नहीं बोल सकते कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं. We are not selling a service. या बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स. Yeah. तो उस चीज में हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस चीज को. नोबल प्रोफेशन हर प्रोफेशन होता है, लेकिन एक टर्म्स में. Okay. Another thing, sir, what is happening is, Honorable Chief Justice also highlighted this, that young advocates are shifting towards corporate firms. They are not coming towards independent practice or litigation. Yes. Since the initial struggle is there, as ma'am rightly mentioned, that initially we have to struggle. There are financial pressures on us. So for quick money, for easy money, they are shifting towards big corporate Yes. law firms. How do you see this trend? एज पर द करंट सिनेरियो, अब ऐसा ट्रेंड आया है कि मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स क्विक मनी चाह रहे हैं. और Exactly. क्विक फाइनेंस आपको अरेंज करना है तो वो आपको कॉर्पोरेट से मिल सकता है. Yeah. लेकिन इफ वी कंपेयर लिटिगेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, दैट इज टोटली डिफरेंट. कॉर्पोरेट में आपको किसी के अंडर काम करना है. 100% अगर आप दे रहे हो तो किसी और की ग्रोथ के लिए दे रहे हो, Okay. फॉर देयर ऑफिस, फॉर देयर फर्म, XYZ एनीथिंग. Yeah. यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन एक टीम की ग्रोथ हो रही है. Yeah. लेकिन इफ यू प्रैक्टिस एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, तो वहां पे आप अपने काम की ग्रोथ कर रहे हो और फर्स्टली आप अपने आप की ग्रोथ कर रहे हो. तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है. बट फाइनेंसेस को जल्दी अरेंज करना, क्विक मनी एक्सेस करना, उसके लिए आजकल की जनरेशन क्या करती है, वो कॉर्पोरेट में जाना चाह रही है. लेकिन बट इस कॉर्पोरेट लिटिगेशन में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वो फैक्टर क्या है? स्ट्रेस. द लेवल ऑफ स्ट्रेस इज मच हायर
एज कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर। Exactly. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपके पास स्ट्रेस नहीं है, वहां पे एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, बट वहां पे आप किसी को आंसरेबल नहीं हो। Okay. यू आर ऑन योर ओन। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं और अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। Exactly. और आपका काम आप उतने ही ज्यादा प्रोफिशिएंसी से करोगे जब आपको पता होगा कि वो आपका क्लाइंट है, ना कि किसी लॉ फर्म का या फिर किसी XYZ कंपनी का। Exactly. तो एज पर माय ओपिनियन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इज मोर फ्रूटफुल एज कंपेयर टू दी कॉर्पोरेट लिटिगेशन। Okay. सर आपने पहले सीनियर के साथ काम किया, देन आपने स्विच किया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट Yes. प्रैक्टिस। सो व्हाट आर दी मतलब हाउ डज एन इंडिपेंडेंट लॉयर इवॉल्व? उसकी ग्रोथ कैसे होती है? उसकी ग्रोथ एक उसके सीनियर के ऊपर ही कुछ हद तक डिपेंडेंट है। ओके क्यों? क्योंकि एक सीनियर उसे काफी चीजें सिखाते हैं, ओके ड्राफ्टिंग, आर्ग्यूमेंट, हम्म। अपीयरेंसेस, फाइलिंग वर्क, क्लरिकल वर्क, जो ये बेसिक चीजें होती है या अपने सीनियर्स से ही सीखोगे। ओके तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पुट किया कि फाइंडिंग द राइट सीनियर एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. तो उस चीज को आप यहाँ से कनेक्ट करो। या अगर आपके सीनियर आपको हर चीज में ओपन हैंड दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपीलेट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं Yeah. या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको आपके सीनियर एक रिलायबल इंसान के उसमें रखते हैं अपने पास में, और वो आपको एक ओपन हैंड देते हैं कि जाओ आप इस केस में कंप्लीटली से खुद हैंडल करो, या ड्राफ्टिंग भी आप करो, फाइलिंग भी आप करो, क्लरिकल वर्क उसका वो भी आप करो, देन आप उसमें आर्ग्यूमेंट में भी आप ही जाओ। तो Exactly. उसमें क्या होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, क्योंकि एज ए पर्सनल मैटर आप उसे ट्रीट करेंगे, Okay. ना कि एक किसी कंपनी के मैटर का या फिर आपके सीनियर के मैटर का। Okay. Ma'am, there is a recent trend emerging that is the artificial intelligence. So, what interns and what junior advocates are doing, that they are relying on artificial intelligence for their drafts, for the research work, everything. So, how do you view this? How the artificial intelligence is affecting our profession? And do you think that it would lead to unemployment in our profession at any stage? It will definitely not. Okay. Because nobody can replace human mind. Okay. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप ह्यूमन ब्रेन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकती है, बिकॉज वो क्रिएट किसने करी है? ह्यूमंस ने करी है, राइट? और मैंने देखा बहुत सारे जो भी नए नए प्रोफेशन में आ रहे हैं एडवोकेट्स, व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर रिलाइंग टोटली अपॉन दिस। दे आर हैविंग देयर ड्राफ्ट्स फ्रॉम देयर, they are having each and everything, just a single, if they want a single thing, they are just relying on AI, right? So this is wrong, because in courtrooms we have to apply our mind, Exactly. right? So basically we have to provide relief Yeah. to our clients that AI cannot do. Exactly. AI can never do that, Exactly. because AI doesn't know emotions and Exactly. things. That is the human being only who can help a human being in this particular situation. Okay. राइट? सो अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। Okay. हमारे प्रोफेशन में ये चीज हो ही नहीं सकती। So we are safe. We are safe. Okay. Anything you would like to add, sir? See, I have seen many advocates who are drafting legal notices on AI. Okay. That is very wrong. Because आपको एक चीज को कमांड देनी पड़ेगी, और वो कमांड देना ही आपको अगर नहीं आएगा तो आप AI को भी नहीं यूज कर पाओगे। Okay. If you yourself don't know the story of your case, then how can you give command to a artificial intelligence Exactly. software? Exactly. Right? तो आपको अपने केस का पहले ज्यादा पता होना चाहिए, so that you can generate anything on AI. Okay. आप हेल्प ले सकते हैं बेसिकली थोड़ी बहुत AI की, बट यू कैन नॉट But टोटली you cannot रिलाई। totally rely on it. राइट। You can only rely on the AI just for the sake of grammar mistakes, Okay. Yeah. for the basic things, Language not grammar. for the whole script. Okay. Right? Okay. So as we come towards the end of this insightful session, any closing comments, sir? Just one simple and small message for all the youngsters जो भी इस फील्ड में अभी आ रहे हैं, प्लीज मेंटेन कंसिस्टेंसी Okay. एंड एक्सप्लोर। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, Okay. और वो आप तब करोगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। दैट इज माय मैसेज। Okay. Anything to add, ma'am? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, Yeah. और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज
बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। Okay. ठीक है, और इनिशियली तो आपके पास अगर कोई प्रो बोनो केस आ रहा है, आप प्रो बोनो केस लड़ो। Okay. क्योंकि वहां से आपको समझ आएगा कैसे आप ना, मैं आपको बताती हूँ, आप लो सीनियर्स की मदद लो। Okay. ठीक है, प्रो बोनो केस ले लो, सीनियर्स की मदद लो, और उसके बाद वो केस खुद लड़ो कोर्ट में जाके। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो फ्लरिश करना स्टार्ट होगी। Okay. That's what I want to say. Okay. So it was a real pleasure hosting both of you. Thank you so much for sparing your time for our viewers. It was really insightful discussion, especially for the first generation lawyers. Like हमारे मन में बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत डिलेमास होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तरह तरह के स्ट्रगल्स हम लोग फेस करते हैं। तो उनका एक जो क्लस्टर होता है वो बहुत क्लियर होगा, जो मेडिकल क्लस्टर होता है। So thank you so much for being a part of this, and thank you viewers for watching this. Please like, share and subscribe.